प्यारे दोस्तों और साथियों, इंजीनियर विष्णु अग्रवाल का नमस्कार। अब मैं बात कर रहा हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जो थे चाइना गए थे, जो एससीओ की मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए। वहाँ 11 कंट्रीज़ के मेंबर हैं और तकरीबन 18 कंट्री उसमें ऑब्जर्वर थे और गेस्ट बुलाए हुए थे। बड़ी जमहूरी थी। तो इंडिया जो है वो भी उसका एक मेंबर है। वो तो कंट्री मेंबर होते का आज इंसान थोड़ा ना होते मेंबर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के। तो इंडिया भी एससीओ का एक मेंबर है। और ये 31 अगस्त और 1 जनवरी को मीटिंग थी और 1 सितंबर वो ये वापस आ गया इंडिया। 3 सितंबर को जो थी वहाँ जो जापान पे की हार हुई थी और जीत हुई थी चाइना की, उसको सेरेमनी करने के उसकी 80th सेंचुरी, जो 80 साल हो गए थे उसको सेंचुरी सेलिब्रेशन मनाया गया था। बड़ी अच्छी बात है। मैं उसको हमारे प्रधानमंत्री को पाकिस्तान के शहबाज शरीफ थे तो उसको अटेंड किया, करना चाहिए था उन्हें। हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मोदी जी भाग लिए वहाँ से। ये क्या वहाँ तो किसी को बोले क्योंकि उनको तो जल्दी हो रही थी इलेक्शन के, बिहार में इलेक्शन जो होने हैं उनकी तरफ से जाए हिंदुस्तान बाहर गए। अब मैं जब इसकी बात कर रहा हूँ कि ये इंडिया का रोल क्या था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, दूसरी महायुद्ध में। इंडिया से 29 लाख 2.9 बिलियन आदमी जो थे लड़ने के लिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। उस टाइम इंडियन आर्मी जो होती थी इंग्लैंड का ब्रिटिश क्राउन का गवर्नमेंट का रूल था, उसमें लड़ने के लिए गए। वो यूरोप में भी गए लड़ने के लिए, मिडिल ईस्ट में भी गए, मेसोपोटामिया में ये जहाँ इजराइल है आजकल जाफा वगैरह वहाँ पे भी गए, लीबिया में भी लड़ने के लिए गए और इंडिया में भी लड़े वो जापानियों के खिलाफ। क्यों कि जो उस टाइम की ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो अमेरिकन आर्मी भी आई थी लड़ने के लिए जापानियों से। और जो अमेरिकन के जो आर्मी के जो ऑफिसर्स थे उनके जो इंडिया में दिल्ली में नई दिल्ली में इंडिया गेट के पास जो है बी बैरक्स एस्बेस्टस की छत वाली, उनमें तो ऑफिसर्स के उनका ऑफिस थे अमेरिकन आर्मी के। और ये बागपत बड़ौद के इलाके में जो जमुना का खादर है वहाँ के जो अदर रैंक्स होते हैं, लोअर रैंक्स नॉन कमीशन ऑफिसर्स, वो रहते थे और राइफल लिए घूमते रहते थे उस इलाके में। देख अब क्या है कि वहाँ औरतें खेतों में काम वाम करने जाती है, हमेशा जाती है, उसमें कोई सी नई बात है। उनके कैंप वहाँ थे। तो आज भी आपको बागपत बड़ौद के इलाके में बहुत से जाट ऐसे मिल जाएंगे जो नीली आंखें वाले हैं, अमेरिकन आंखें हैं उनकी। हमारे ऑफिस में भी एक आदमी था ऐसा, वो बड़ौद का था। अब तो बागपत अदर डिस्ट्रिक्ट बन गए, पहले मिरर डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा हुआ था। तो इसके जमुना के खादर के जो दोनों तरफ के गांव हैं यूपी में, वहाँ आपको बहुत से अमेरिकन क्योंकि जेनेटिक तो होता है ना। अब जो बाप जो है नीली आंखों वाला अमेरिकन है तो फिर वो जिस औरत से बच्चा पैदा हुआ उसका में उसमें आ जाते हैं जैस। ये मेरी अपनी आंखों देखी भी बात है। मैं तो हंसी मजाक में कह भी दे रहा था ऑफिस के अंदर से भी बात है। अब इन जापानीज आर्मी ने जो मलाया था, तो मलाया से अदन तक सर्कल था, इंडिया सिविल सर्कल जो कहलाता था, उसका सफ़ेद फॉर्म होता था। इंडिया मिलिट्री सर्कल उसका होता था पीला फॉर्म, क्राउन गवर्नमेंट के ज़माने में। तो मलाया से ला के अदन तक इंडियन करेंसी चलती थी, रुपया। और ये जापानी जो थे उन्होंने मलाया और ये सब बर्मा, अब मलाया तो मलेशिया बन गया, तो वहाँ से बर्मा कैप्चर करके अब वो कोहिमा जो अभी असम में है उसकी आउटर फ्रेंच तक आ गए।
और वहाँ कोहिमा के वहाँ लड़ाई हुई जापानियों की और इंडियन आर्मी की, तो बहुत से आदमी मर जाते, लड़ते तो मरते ही ना, और क्या होगा वहाँ पे, कोई ब्याह शादी थोड़ी ना होती है। तो मर गए तो उनकी कब्रें आज भी वहाँ पे हैं। और जो कॉमनवेल्थ एसोसिएशन है, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के जो मरे हुए फौजी हैं, उनकी याददाश्त में वो वहाँ पे उसकी मेंटेन भी करते हैं, पैसा भी खर्च करते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड और सेकेंड वर्ल्ड तो 29 लाख हिंदुस्तानियों ने उसमें हिस्सा लिया था। कितने मरे, कितने जिए, कितने जख्मी हुए, तो मैं इसमें उसका जिक्र नहीं करूँगा, मिल जाएगी इन्फॉर्मेशन आप चाहे तो कोहिमा जो है आज के मेघालय की कैपिटल है या नागालैंड, वहाँ पास ही ये सब नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं, कैपिटल सिटी है नॉर्थ ईस्ट में। उसके बाहर जो है कोई कब्रिस्तान बना हुआ है, ग्रेवयार्ड। तो इंडिया का भी कंट्रीब्यूशन रहा, उसको भी सेलिब्रेट करना चाहिए था। और उन्होंने जापानी फौज ने अंडमान जो आइलैंड है उसको भी कैप्चर कर लिया था। और जो इंडिया से जो सिपाही जो थे इंडियन आर्मी के, जो पकड़ लिए थे जापानियों ने या इंडियन आर्मी ने सरेंडर कर दिया कुछ आदमियों ने, उनको जापान ने एक आर्मी बना दी, आज़ाद हिंद फौज। और जो सुभाष चंद्र बोस जो थे, जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रह चुके थे, ऑल इंडिया कांग्रेस के, उनका उसका मुखिया बना दिया। और उन्होंने जब अंडमान को उसके जापान के हारने के बाद 30 सितंबर 1945 को, तो उनकी पहला प्रधानमंत्री बना दिया है इंडिया का अंडमान में। इसी ने कहते हैं नेहरू तो दूसरा, पहले तो वो थे। तो कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो आज तक कोहिमा के वहाँ जो कब्रिस्तान बना हुआ है, कॉमनवेल्थ एसोसिएशन वाले हर साल वहाँ पे उसकी देखभाल भी करते हैं और फंक्शन भी करते हैं। तो ये मैंने बताया कि अमेरिकन आर्मी आई थी। अब ये अमेरिकन आर्मी जो थी चाइना में, उस जमाने चांग काई शेक होते थे उसके प्रेसिडेंट। फिर तो वो भाग गए थे माओ त्से से लड़ाई के बाद 49 में ताइवान में। वो फार्मोसा बोलते थे पहले, उसे फार्मोसा, अब उसको ताइवान बोलते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, ताइवान बोलिए या फार्मोसा बोलिए, वहाँ भाग गए थे। और उस टाइम डकोटा हवाई जहाज होते थे अमेरिकन, जो कानपुर है यूपी में। कानपुर में मेरा बर्थ हुआ था 1944 में। तो वहाँ यानी कि जब लड़ाई ख़त्म ही हो रही थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो वहाँ कानपुर में उसका सर्विसिंग सेंटर बना था। और उसमें कानपुर में जो आज है वो एयरपोर्ट है, हवाई अड्डा है, इंटरनेशनल है नहीं, मुझे पता नहीं। तो वहाँ जो थे वो उसकी सर्विस सेंटर था डकोटा हवाई जहाज़ों का। और बंगलौर में जो था उसका असेंबली सेंटर था डकोटा हवाई जहाज का। लालचंद ग्रुप जो है इंडस्ट्रीज का, उन्होंने महाराजा मैसूर की मदद से बंगलौर में ये बनाया था, ये असेंबली का सेंटर डकोटा हवाई जहाज का। उसके बाद फिर ये 1956 में नेशनलाइज हो गया। और अब उसको हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बोलते हैं। गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर लिया 1956 में। अब जो ये हवाई जहाज भाई चलेगा तो सर्विसिंग तो करनी पड़ेगी। अब वहाँ से अमेरिका से क्या आना है, ढोके असेंबली भी कंपोनेंट्स ले आए, असेंबली कर दिया यहाँ बंगलौर में, कोई दिक्कत नहीं है, इंजीनियर्स आ गए। अब क्या होता था, जो ये असम में चोबा, CHABUA चोबा और मोहनबारी, दो एयर स्ट्रिप तो हिंदुस्तान में तो 400 है उस जमाने, ब्रिटिश सेकंड वर्ल्ड वॉर के ज़माने की। तो मोहनबारी 2 ये एयर स्ट्रिप तो आसाम से थी। और ये बंगाल से जो थी खड़गपुर और कालीकुंडा, ये 2 स्ट्रिप थे।
यहाँ से ये डकोटा हवाई जहाज आते थे माल लाद के, और चांग काई शेक की जो फौज थी उनको पहुँचाते थे ये सामान। वो नानकिन थी, उसका नाम जो है और ये हिमालयन जो है हाइट के अक्रॉस जाते थे हवाई जहाज। और ये कुमिंग KUMING कुमिंग इन चाइना, वहाँ माल जाके हथियार भी पहुँचाते थे इन 4 एयरस्ट्रिप से ले आके। और उसमें क्योंकि बहुत ऑड कंडीशन है, उस टाइम नेविगेशन वगैरह के इतने अच्छे साधन नहीं थे, तो तकरीबन 700 हवाई जहाज ये डकोटा 700 और 1200 एयरमैन जो पायलट और उसके साथ जो और आदमी होते हैं वो मर गए वहाँ। जब क्रैश हुआ एयर तो मर गए। वो अमेरिका कभी कभी कोई हवाई जहाज का कंपोनेंट मिल जाता है तो इंडियन गवर्नमेंट उनको इजाज़त नहीं देती। अब पहले तो दी थी कि ढूंढ रही भाई जिनके परिवार वाले जिनके आदमी मर गए 1200 1200 तो उनकी हड्डी उड्डी मिल जाए तो पहुँचा दें, उसका वो अंतिम संस्कार कर दे। इंडियन गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती कि भी चाइना की जासूसी करेगी अमेरिकन से। तो वो अभी भी वहीं पड़े होंगे एयरक्राफ्ट के टुकड़े जो हैं जो पहाड़ी से गिर के मर। अब मौसम भी बड़ा अजीब गरीब होता है वहाँ। तो ये वहाँ 700 आदमी ये हवाई जहाज और ये तो गिर गए। अब आप ये अंदाज लगाइए कि जितने ये इंडिया की एसोसिएशन रही जापान से, क्योंकि जर्मनी से तो सोवियत यूनियन लड़ा था तो यूरोप में लड़ाई हुई थी। इंडियन सोल्जर गए थे वहाँ लड़ने के लिए, मगर जो मेन लड़ाई जमीन की लड़ाई हुई है वो तो जापान के साथ हुई है जिन्होंने कब्जा कर लिया था। और चाइना की इंडिया ने मदद की। इंडिया ने क्या, इंडियन आर्मी जो थे जो एयरक्राफ्ट तो अमेरिकन थे वो सब, वो फौजी भी अमेरिकन थे। मैंने आपको बताया ना जो ये बी बैरक्स कहलाती है बस्तर की शर्ट पड़ी है, वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ज़माने में अमेरिकन अफसरों के लिए बनाई गई थी। अदर रैंक्स होते हैं लोअर रैंक्स अब तो सूबेदार मेजर के लेवल के समझिए आप, या सूबेदार समझ लीजिए। वो सब बागपत ब्रॉज के खादर में रहते थे जमुना के। उन्होंने वहाँ बच्चे पैदा कर दिए लोकल औरतों से, नीली आंखों वाले। तो प्यारे दोस्तों, तो क्या इंडिया को उस सेलिब्रेशन का जो 3 सितंबर का था चाइना में नहीं ज्वाइन करना चाहिए था? इलेक्शन तो होते रहते हैं, ये कौन सी बड़ी बात है। अब वैसे वहाँ 1 तारीख को 3 तारीख को आ जाते शाम को। 2 दिन में ऐसी कौन सी मुसीबत आ रही थी? कौन से इलेक्शन? नवंबर, इलेक्शन तो नवंबर में होने हैं। तो उन्हें सुभाष चंद्र जो जाए भाड़ में, जो 29 लाख आदमी सेकंड वर्ल्ड वॉर में गए, पता नहीं कितने अपाहिज हो गए, कितने मर गए, कोई चिंता नहीं। मैं तो समझता हूँ अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब को बुलाना चाहिए था, क्योंकि बुलाई तो उन्होंने आखिर तो इस शिक्षा में अमेरिकन फौजें आई थी इंडिया में, और जो फौजें आई थी वापस गई। तो जो मैं हस्तापुर में वाटर वर्क्स का चार्ट था, 50,000 गैलन का टैंक, ओवर टैंक पानी सप्लाई के, वो अमेरिकन आर्मी यहीं छोड़ गई। और जो 2 हॉरिजॉन्टल पंप थे वो नीचे से पानी निकालने के लिए, वो पंप भी छोड़ गए। मैं उन पंपों से एक चल रहा था, एक खराब हो गया था, डूब गया था, गिर के पानी, वो ठीक करा के दोनों मैं ट्यूबवेल चालू करा दिए थे हस्तापुर टाउनशिप को पब्लिक को पानी देने के लिए। मैं वाटर का भी चार्ट था वहाँ। ये 1968-70 की बात है, अगस्त 68 से लाकर दिसंबर 70 के बीच। तो मेरा बड़ा वहाँ अमेरिकन वो थे, दोनों हॉरिजॉन्टल पंप होते थे। अब तो ये सब वर्टिकल आ गए सबमर्सिबल पंप्स जो हैं। और वही जो अमेरिकन पंप्स थे जो मिरर में पहला ट्यूबवेल लगा था 1956 में इरिगेशन पर्पज़ के लिए,
आप मिनट से जाओ, रुड़की रोड पे जो है वही राइट फ्रंट में अभी भी फंक्शनल है, वो खेतों में पानी देने के लिए था। तो जब क्वीन एलिजाबेथ आई थी इंडिया, तो जवाहरलाल नेहरू को दिखाने लेके गए थे, वो एशिया का पहला ट्यूबवेल था 1956 में। और मैंने तो ये 68 अगर 68 से 70 के बीच में इंचार्ज रहा उसका। तो प्यारे दोस्तों, इंडिया की तो इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। तो इसको मोदी को वहाँ अब क्या, कोई मोदी नहीं गए तो नवाज शरीफ ने अटेंड कर ली। दोनों भाई भाई है ना, उसे वो खिल्ली छे बने दाढ़ी वाला है। बांग्लादेश के भी बुला लेते प्राइम मिनिस्टर, एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर साहब को, वैसे भी नोबेल लॉरेट है, महान आदमी है। तो मुझे ये लगता है कि मोदी को इज्जत नहीं है हिंदुस्तानी आदमी की, इसलिए भाग के आऊँगे। इलेक्शन जरूरी है, आदमी जाए भाड़ में। तो चलिए देखते हैं फिर, जब ये तो नहीं करता तो नहीं करता सर। तो सत्य में जयते। नमस्कार, धन्यवाद।